Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. हैप्पी न्यू ईयर। ये अगरचे बहुत ही भारी शब्द लगता है इस साल कहते हुए, जब इस साल की शुरुआत ही बहुत ट्रैजिक इंसिडेंसेस के साथ हो रही है, लेकिन ये एक रीत है हैप्पी न्यू ईयर। और हम दुआ करते हैं कि हमारे सारे दर्शकों के लिए ये साल अच्छा हो। कोई भी साल हो, एक साल जाता है, नया साल आता है और पिछले बरस की परछाई नए साल पे भी पड़ती हैं और पिछले सालों की भी परछाइयाँ नए साल पे पड़ रही होती हैं। अब देख लीजिए, ये हज़ारा का ऑनगोइंग जीनोसाइड हो, ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं, कई सालों से, कई दहाइयों से हो रहा है और ये नए साल में भी दिल को बोझल कर देने वाली खबर हम सब तक पहुंची है। और इसके साथ साथ जो 2020 का साल गुजरा है, वो वैसे ही बड़ा मुश्किल साल था आपके लिए, मेरे लिए सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया के लिए। 2020 को तो कोविड ही खा गया। अभी नेटफ्लिक्स पर मैं इसी नए साल की छुट्टियों की दिनों पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द डेथ ऑफ 2020। तो अगरचे वो डॉक्यूमेंट्री भी एक ख़ास प्रोपेगेंडा में बनाई गई एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोगों की है, मगर उसमें कुछ बातें इंटरेस्टिंग भी हैं। एटलीस्ट उसमें डेथ ऑफ 2020 का जो टाइटल है वो अपनी जगह पर इंटरेस्टिंग है। बहरहाल नया साल आपको इसलिए मुबारक, मुझे मुबारक, हम सबको मुबारक। हमें मूव ऑन पर बिलीव करना है, हमें ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है और फाइट करना है उन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस सिर्फ 2020 के नहीं हैं बल्कि कई दहाइयों के हैं। जो हेट्रेड है, ख़ास तौर पर जो हमारे भारतीय हिंदू बहन भाई हैं, वो हेट्रेड फेस कर रहे हैं सदियों से। और अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें तो वो जो टू नेशन थ्योरी है वो खुद हेट्रेड है कि हम पाक हैं, रेस्ट नापाक हैं। ये है बदकिस्मती से पुराने सालों की लेगेसी जो नए सालों में आ रही है। आज के नए साल के पहले न्यूज़ एनालिसिस शो में मैं बातचीत करूंगा हज़ारा की कम्युनिटी के जो रीसेंट जीनोसाइड हुआ, जो 11 कोल माइनर्स को जिस तरह बेदर्दी के साथ मारा गया, उस पर बातचीत होगी। फार्मर्स का प्रोटेस्ट पिछले बरस नवंबर के महीने में शुरू हुआ था, वो भी अब इस साल में उसी तरह आगे बढ़ रहा है। उसकी सिचुएशन क्या होगी? ब्रेक्जिट एक बहुत ही अहम डिसीजन था बरतानिया का, वो फाइनली चैप्टर क्लोज डाउन हो गया 2020 के आखिरी दिनों में। और नया साल जो चढ़ा है उसमें ब्रेक्जिट अब एक रियलिटी है। इसी तरह 2020 को जो कोविड ने खा लिया, अब कोविड की वैक्सीन 2020 के आखिर में आ चुकी है, अब दुनिया में वो फैल रही है, लेकिन कोविड दुनिया में अभी भी बेकाबू है। और देखने वाली बात यह है कि 2021 का जो साल है, जिसको हम हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, क्या उसमें कोविड पर काबू पा लिया जाएगा? क्या वैक्सीन वाकई ही उस तरह काम करेगी जिस तरह साइंटिस्ट सोच रहे हैं? होपफुली ऐसा होगा। चैलेंजेस अभी भी हैं, अनसीन चैलेंजेस इस साल में भी और आने वाले सालों में हम सबको आ सकते हैं। बातचीत में शुरू करता हूँ नए साल की बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन जो पाकिस्तान में हमने देखी। हज़ारा कम्युनिटी एक लंबे अरसे से परसिक्यूशन का शिकार है। उनको शिया होने के नाते नॉन मुस्लिम समझते हुए लोग मुसलसल मार रहे हैं, चाहे वो आईसिस के लोग हों, चाहे वो तालिबान के लोग हों।
और लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ रोग एलिमेंट्स कोट अनकोट वो भी शायद इसमें ऑन बोर्ड होते हैं इस तरह की जीनोसाइड में। उनके ही जीनोसाइड की बात नहीं है, ख़ुद बलोच कम्युनिटी का जो जीनोसाइड हो रहा है उसमें तो कोई रोग एलिमेंट्स की बात भी नहीं है, पूरी की पूरी रियासत ही शामिल है। इसी तरह पश्तूनों के जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं, महाजरों सिंधियों के मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं। जो रिलीजियस लाइंस पर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों और इसी तरह अहमदी हों, उन सब के साथ भी मुसलसल जुल्म सितम 72-73 साल से पाकिस्तान में हो रहा है और घटने के बजाय बढ़ रहा है। इसी हज़ारा कम्युनिटी के रीसेंट ट्रैजिक वाक़या के पेश नज़र पाकिस्तान के एक मारूफ जर्नलिस्ट मुबशर ज़ैदी ने एक ट्वीट दिया। मैं वो ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। लिखते हैं, चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, हज़ारा ऑफ बलोचिस्तान अवेट अ मसीहा टू सी an end to Hazara genocide. No sign of Prime Minister Imran Khan or any leader from the opposition 24 hours after the massacre of coal miners. ये है सिचुएशन। चैलेंज करते हैं नामवर जर्नलिस्ट मुबशर ज़ैदी। कितने दुख की बात है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस मौके पर नहीं पहुंच रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट ज़रूर दिया है, वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उस ट्वीट पे तबसरा भी करता हूँ। इमरान खान अपनी ट्वीट में कहते हैं, द कंडेमेबल किलिंग ऑफ 11 innocent coal miners in much Balochistan is yet another cowardly, inhumane act of terrorism. Have asked the FC to use all resources to apprehend these killers and bring them to justice. The families of the victims will not be left abandoned by the government. ये इमरान खान का कहना है। इसमें हज़ारा कम्युनिटी का, शिया कम्युनिटी का कोई जिक्र नहीं है। बस एक इनोसेंट 11 कोल माइनर्स हैं, वो अपनी ट्वीट में कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो मारे गए। उन्होंने कहा कि मैंने जो एफसी है पाकिस्तान की, जो इस वहाँ पे एक तरह से रेजिमेंट है, आर्मी और पुलिस का मिक्सचर है, उनको कह दिया है कि वो अपने तमाम रिसोर्सेज को बरूए कार लाएं। और इमरान खान ने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि जो विक्टिम्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो लेफ़्ट अलोन नहीं होंगे, उनको एबंडन नहीं किया जाएगा। ये लैंग्वेज है। मगर जो असल मसला है उसको इमरान खान ने अपनी ट्वीट में एड्रेस नहीं किया। उसको टेररिज्म का एक्ट कहा है और टेररिज्म का एक्ट उन्होंने कहा है जो टेररिस्ट हैं, यानी जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो जो टेररिस्ट हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी किसी भी चीज़ का सही तौर पर ना तो डायग्नोसिस होना है उस रियासत में और ना ही स्पेड, वो जिसे कहते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड, एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, ना वो बात होनी है। यानी बुरे को बुरा कहने की जुर्रत ही नहीं होनी, गोल मोल बात होनी है और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज़ होनी है और असल मसला वहीं का वहीं रहना है। पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि वो कुत्ता खूच ही रहेगा, पानी कट दे रहांगे, यानी कुत्ते को कुएं में ही पड़े रहने देंगे और इसके बावजूद हम पानी निकालते रहेंगे और वो पीते रहेंगे। ये है वहाँ की एक्चुअली सूरत हाल। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जो दुनिया का एक अहम मीडिया आउटलेट है वो भी इस पे अपनी रिपोर्टिंग करता है। मैं उनकी एक ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। आर्म्ड मैन एबडक्टेड एंड किल्ड एट लीस्ट 11 कोल माइनर्स इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान, ऑफिशियल सेट। All the victims were ethnic Hazaras, a minority Shiite group that has often been the target of Sunni extremists. बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस 3 लाइन की ट्वीट में बात बिल्कुल सच को बयान कर दिया कि जो शिया कम्युनिटी है वो अक्सर सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट का टारगेट है। ये है रियलिटी वहाँ की। लेकिन इस रियलिटी को जब तक उस रियासत की मशीनरी नहीं समझेगी, कैसे उन मसाइल को आगे
सॉल्व करेंगे, ये मसला वहीं का वहीं रहेगा। वो बेचारे जो उनकी मैयतें हैं पड़ी हुई हैं, उनकी औरतें जो हैं वो बैन कर रही हैं। हमने बहुत सारे सोशल मीडिया पर उनकी औरतों के बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि अब तो उन लाशों को लेकर जाने के लिए हमारे पास कोई मर्द ही नहीं बचा, सारे के सारे मारे जा चुके हैं। ये है दुख भरी दास्तान जिससे इस नए साल का आगाज़ होता है। अगरचे देखने और सुनने को तो यूँ लगता है कि ये नए साल का आगाज़ दुनिया के एक दूर अफ्तादा इलाके बलूचिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान की रियासती मशीनरी के हाथों में हो रहा है, लेकिन अब दुनिया इतनी वेल कनेक्टेड है इस इंटरनेट के ज़माने की वजह से ख़बर और वाक़या आप जिसको समझते हैं कि बहुत ही दूर अफ्तादा इलाके में है, वो अब पूरी दुनिया के लोगों तक उसकी ख़बर पहुंचती है और उस से पूरी दुनिया हिल जाती है। तो नया साल का आगाज़ हिला है इस अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़ये से। बहरहाल ये बहुत ही दुख भरी दास्तान है। भारत के हवाले से जो प्रोटेस्ट किसान्स के हो रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, जो प्रोटेस्ट किसानों के भी हो रहे हैं वो भी हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं, लेकिन किसी भी डेमोक्रेसी में अगर कोई भी प्रोटेस्ट होंगे, वो अगर वायलेंस होंगे या लोगों की ज़िंदगियों को डिसरप्ट करेंगे तो वो बहरहाल एक डेमोक्रेसी के लिए भी चैलेंज बन जाता है। लेकिन अभी तक ओवरऑल प्रोटेस्ट बहुत बेहतर तरीके से हैं, इश्यूज़ भी हैं उनमें। और आज की जो ख़बर है यानी 4 जनवरी को फार्मर्स के और सरकार के बीच में जो थे नेगोशिएशन हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत सारी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, 38-39 दिन आलमोस्ट हो चुके हैं उनके प्रोटेस्ट को। और आज भी प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हम अब 8 जनवरी नई डेट पड़ी है। वो ये कहते हैं कि फिर देखते हैं 8 जनवरी को क्या होता है। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। अरे जाएंगे 26 में भी जाएंगे भाई, 26 में चलेंगे, परेड करेंगे वहाँ पे। ये होगा वो शाहजहाँपुर वाला बैरियर भी तोड़ेंगे। अब आज भी तोड़ा, आज भी आंसू गैस के गोले रुपए बजे, ठीक है। अब तोड़ेंगे बैरियर सब तोड़ के अब दिल्ली के चारों तरफ को घुसेंगे दिल्ली में। अब किसान यूनियन के एक अहम लीडर ने कल कहा था कि हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं मंडे को, और उन्होंने ये कहा कि हमने बैरियर तोड़े हैं और तोड़ेंगे। और फिर वो 26 जनवरी की जो भारत में तकरीबात होती हैं बहुत बड़ी जमहूरिया डे की, तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पे भी जाएंगे और फिर दिल्ली के अंदर घुसेंगे। खैर ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है प्रोटेस्टर्स का, लेकिन आई होप कि ये वायलेंस में नहीं बदलेगा। लेकिन अभी तक इस हद तक तो ज़रूर वायलेंस हो रहा है कि वो बैरियर तोड़ रहे हैं। और प्रोटेस्ट में इतना वायलेंस दुनिया में एक तरह से सह लिया जाता है अनटिल अनलेस के ज़िंदगियां बिल्कुल डिसरप्ट ना हो जाएं। ये हम समझते हैं कि प्रोटेस्ट कहा तो जाता है कि पीसफुल होने चाहिए, मगर पीसफुल रहते नहीं। एक हद तक अगर तोड़ फोड़ हो जो काबिल बर्दाश्त हो तब तक तो कोई भी डेमोक्रेसी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बात आगे बढ़े तो बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं किसान यूनियन के लीडर का एक और मुख्तसर वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो उन्होंने आज की मीटिंग के बाद बातचीत करते हुए मीडिया से कही। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई। और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं। तो बहरहाल भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के, वो अपनी जगह पे डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटेस्ट करने वालों के पास भी राइट्स होता है, लेकिन पब्लिक के पास भी राइट होता है कि अगर उनकी ज़िंदगियां डिसरप्ट हो जाएं तो वो भी फिर काउंटर प्रोटेस्ट में निकल आते हैं और इस तरह अनारकियत बढ़ती है। लेकिन फार्मर्स बिल के हवाले से
प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, सरकार का ये कहना है कि बिल वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हम इनको इंश्योरेंस एंड गारंटी देते हैं कि मिनिमम प्राइस पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इनकी लैंड ऑनरशिप पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो बहरहाल वहाँ पे तो जो हो रहा है वहाँ की बड़ी डेमोक्रेसी, भारत की बड़ी डेमोक्रेसी का वो हिस्सा है, और किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में इस तरह की जो डायलॉग है या डिस्कोर्स है, जो प्रोटेस्ट है, वो होते हैं अनटिल अनलेस वो वायलेंस में ना अपना रुख अख्तियार करें। लेकिन यहाँ पर इन प्रोटेस्ट के हवाले से कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ पर जो इन प्रोटेस्ट को एक तरह से हल्लाशेरी देने के लिए या उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब तो वो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं हेलीकॉप्टरों से वो फ्लायर गिराए जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी वो जो लैम्बोर्गिनी और जो हाई एंड कार्स हैं उन पर जुलूस निकल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के अंदर दिखलावा है, इससे उन प्रोटेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, या उससे ऐसे प्रोटेस्ट यहाँ पे करने वाले उनका पॉलिटिकल एजेंडा भारत को एक तरह से डिफेम करना है। ना तो भारत इन हरकतों से डिफेम हो सकता है, चूँकि दुनिया के हर कंट्री में, अमेरिका में देख लीजिए कैसे कैसे प्रोटेस्ट हर रोज़ नहीं होते, तो क्या अमेरिका उससे डिफेम हो जाता है? क्या अमेरिका का उससे इमेज ख़राब हो जाता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी राजनीति ग्रुप्स करते हैं, यहाँ की सरकारों पे अपना वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। कनाडा में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन में वो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और ना ही अमेरिका में इम्पैक्ट होता है। बड़ा वो उनका भी यहाँ पे जो कर रहे हैं उनका भी डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज इस पे खर्च करते हैं। अगर वही पैसे, वही रिसोर्सेज वो सेवा के और कामों पे लगा दें तो वो सेवा के काम बेहतर हो सकते हैं। चूँकि इनके यहाँ पे इस तरह के शोबाजियाँ करने से, आम प्रोटेस्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े बजट के शोबाजियाँ करते हैं वो मेरी बात समझ से बाहर है, उसका क्या मकसद है। खैर, उनको भी इसका हक हासिल है और हमें ये राइट है कि हम उस पर अपनी कमेंट्री दे सकें। नया साल आ चुका है और टैग टीवी के नए साल के लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, अगरचे हम कोविड की सूरत हाल को अभी भी डील कर रहे हैं। आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। tagtv.info की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर डोनेट का बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए। आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुपर चैट में भी आप हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ी देर में मैं आपके क्वेश्चंस भी लेना शुरू करूँगा, और इसके साथ साथ आप tagtvsoutheasia.com भी हमारी वेबसाइट है, उस पर भी ये डोनेट का बटन है, और YouTube का हमारा जो टैग टीवी का चैनल है उस पर भी डोनेट का बटन है। मेरा एक पर्सनल भी YouTube का चैनल है ताहिर गोरा के नाम से, वो भी आप, उसमें सिर्फ मेरे शोज़ होते हैं। जो टैग टीवी का YouTube चैनल है उसमें टैग टीवी के न्यूज़ बुलेटिन्स और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है उस पर। और इसके साथ साथ मेरी अपनी वेबसाइट tahirgora.com को भी आप ज़रूर विज़िट किया करें। आपको वहाँ पे मेरी 2 किताबें, जो एक मेरा नावल है मोहलत, उसका हिंदी वर्जन भी मिलेगा और उर्दू वर्जन भी मिलेगा। जो उर्दू हिंदी पढ़ सकते हैं वो वहाँ से उस वर्जन को डाउनलोड कर लें, वो आप बाय कर लें, वहाँ से आपकी सपोर्ट होगी वो हमारे लिए। और मेरे अगले आने वाले नावल भी 2021 में ज़रूर छपेंगे, और वो भी आपको इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। और भारत में कुछ हमारे पब्लिशर दोस्त हैं वो उसको भी पब्लिश करने का इरादा रख रहे हैं। आप tagtv.info की वेबसाइट पे जाके डोनेट का बटन क्लिक कीजिए, या इसी YouTube के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक कीजिए और आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम आपकी कंट्रीब्यूशन के बहुत ममनून हैं। नया साल चढ़ चुका है और नए साल में हम देखते हैं कि आपका हमारे साथ कितना तावन होता है, और हम आपके तावन से अपने इस नैरेटिव परिवार को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। आज के नए साल के इस न्यूज़ टॉक शो में अब तक मैंने 2 अहम बातों का जिक्र किया, चूँकि दोनों बातें जो पुराने सालों की लेगेसी है उससे जुड़ी हुई हैं। एक जो पाकिस्तान में बदकिस्मती से
माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक हो रहा है, उसकी आपने झलक नए साल में देखी। भारत में जो डेमोक्रेसी की लेगेसी है, बहुत बढ़िया लेगेसी है, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसीज़ में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी दुनिया का देश हो, जो भी डेमोक्रेटिक देश है। ख़ास तौर पर भारत में भी नवंबर 2020 में किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे और अभी भी वो चल रहे हैं। बहरहाल 2020 की जो सबसे बड़ी हमारे लिए मुसीबत आई वो कोविड की सूरत में थी। कोविड अब दुनिया में और बढ़ रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में उसके डिफरेंट इम्पैक्ट हैं। भारत में रिलेटिवली वो कम हो रहा है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में फिर वो अपने सेकंड फेज़ में बुरी तरह फैल रहा है। वैक्सीन भी आ चुकी है, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो दूसरे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको वैक्सीन मिलना शुरू हो चुकी है। अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। लेकिन अभी वक्त लगेगा कि 2021 में आम जनता तक भी वैक्सीन को लगते लगते कई महीने इन देशों में ही लग जाएंगे और जो दुनिया के दूसरे देश हैं वहाँ तक ये वैक्सीन पहुँचते पहुँचते शायद कई साल लग जाएं। और वैक्सीन जो अब तक मॉडर्ना की और दूसरी कंपनियों की दी जा रही है, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो 90 से 95% इफ़ेक्टिव है। ज़रूर वैक्सीन जिस को लग सके वो लगानी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो 2020 का था और अब 2021 में भी आ चुका है। बहुत सालों से ब्रेक्जिट की डील चल रही है, यानी ब्रेक्जिट का मतलब था कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। उसमें एक बहुत बड़ी वजह वो मैस इमिग्रेशन समझी जाती है। यानी वो मैस इमिग्रेशन जो हो रही है उससे यूरोपियन कंट्रीज़ को ये ख़दशा है कि उनका अपना कल्चर भी ख़त्म हो रहा है, उनके यहाँ टेररिज्म भी घुस रही है और उसके साथ साथ उनकी इकॉनमी पर भी असर पड़ रहा है। ये एक अलग से टॉपिक है। मैं आने वाले दिनों में ब्रेक्जिट और मल्टीकल्चरलिज्म और दुनिया के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं इन पर बातचीत करूँगा। लेकिन आज मैं बहुत ही मुख्तसर सा इस पे कमेंट्री करते हुए ये कहूँगा कि ब्रेक्जिट का अब मुकम्मल तौर पर रियलिटी बन जाना इस बात की दलील है कि दुनिया में ये कंसर्न बनता चला जा रहा है कि हमें अब बाहर से जो अननेसेसरी मैस इमिग्रेशन है उसको रोकना है, क्योंकि उससे दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें देखी। इकोनॉमिक इश्यूज़ भी आए और उसके साथ साथ कल्चरल क्लैशेस आए। टेररिज्म सबसे बड़ा वाक़या हुआ, टेररिज्म मुसलसल हम देखते हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ से ये आर्गूमेंट होता है कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है, हम रोक नहीं सकते। दुनिया में सब इंसानों को, चाहे वो किसी भी कल्चर से आएँ, उन सब को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को कबूल करना है और एक दूसरे को गले लगाना है। ये सब बातें हैं। मैं आज कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहता था, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं अगले शो में दिखाऊंगा। वो ये एक अलग से टॉपिक है। ख़ास तौर पर जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कम्युनिटीज़ हैं, अफ्रीकन कम्युनिटीज़ हैं और ख़ास तौर पर उनमें से जो मुस्लिम बैकग्राउंड के हैं, वो यहाँ पर आके इनसिक्योर भी फील करते हैं और उनके अपने कल्चरल बिहेवियर्स की वजह से या उनकी अपने माइंडसेट की वजह से जो होस्ट सोसाइटीज़ हैं वो भी इनसिक्योर फील करती हैं। ये टू वे ट्रैफिक है। ऐसा क्यों है? इस पे मैं आने वाले किसी शो में अलग से बातचीत करूँगा। आज मैं सिर्फ इतनी ही बातचीत इस सब्जेक्ट पे करूँगा कि ये कंसर्न टू साइडेड है और उसमें कौन कितना बड़ा बोझ है, एक के ऊपर दूसरा या दूसरे के ऊपर पहला। ये बातचीत होगी हमारे किसी आने वाले शो में। इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करूं और आज के शो को वाइंड अप करूं, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि tagtv.info की वेबसाइट पे जाएं या tagtvsoutheasia.com की वेबसाइट पे जाएं और इन दोनों वेबसाइट्स पर हमारा डोनेट का वहाँ पे बटन है, उसको क्लिक कीजिए। और बाय द वे इन दोनों वेबसाइट पर 24/7 आप हमारा टीवी
भी वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव के बटन भी हैं। बहरहाल इन दोनों वेबसाइट पे tagtv.info और tagtvsoutheasia.com, इन दोनों पे आप जाते हैं तो आपको डोनेट का भी बटन मिलेगा। हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर भी डोनेट का वो आइकॉन है, आप इसको प्रेस करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के ज़रिए हमें 24/7 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ इससे पहले कि आज के शो को वाइंड अप करूँ। कोर्ट लवर का जो यूट्यूब का कोई अकाउंट है, उनका एक क्वेश्चन है, इज़ पाकिस्तान ट्राइंग टू गिव आई वॉश टू FATF by arresting terrorist leaders although they are in lap of Pakistan establishment, and will FATF put more sanctions on Pakistan? देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आई वॉश तो बिल्कुल है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर करती है। ये जो टेररिस्टों को वो आजकल कन्विक्ट कर रहे हैं इसलिए कि उनकी जान को पड़ी हुई है, चूँकि अब FATF और इस तरह के इदारे पाकिस्तान से मुतमईन नहीं हो रहे, वो मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि डू मोर डू मोर डू मोर। उसी डू मोर के डिमांड की वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को उस तरह मुतमईन नहीं कर पा रही। आपका ये जानना कि क्या FATF कोई मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि अभी रिसेंटली अक्टूबर में जब FATF का इजलास हुआ था तो पाकिस्तान को एक तरफ से तो होप थी कि वो उनकी ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, दूसरी तरफ से ये भी खदशा था कि वो कहीं ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं, मगर FATF ने उनको ग्रे लिस्ट में रखा। अब आइंदा जब भी उनका होगा डिसीजन, उसमें वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने कितने कंक्रीट डिसीजंस किए हैं, इसीलिए पाकिस्तान ये कर रहा है, जिससे आपको और मुझे भी लगता है कि आई वॉश है। बिकॉज जब तक इस टेररिज्म की रूट कॉज को, ख़ास तौर पर जो कश्मीर रिलेटेड है, उसको पाकिस्तान से ना ख़त्म किया गया, तब तक ये आई वॉश ही रहेगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखते हैं कि ये आई वॉश कितना आई वॉश रहता है और कितना रियल बनता है, और इससे FATF कितना कन्विंस होता है, ये फ़ैसला FATF आने वाले महीनों में जब उनका अगला इजलास होगा वो करेगा। हम चंद क्वेश्चंस और लेते हैं। टेक एंड हेल्थ टिप्स हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, इनका पूछना है, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट टेम्पल इज़ डिमोलिश एंड नो वन कमेंट ऑन दिस इशू इन इंडिया, ऑल्सो दोज आर कमिंग आउट फॉर सेकुलरिज्म डिफेंडर्स, दे कम आउट फॉर मुस्लिम्स बट नॉट फॉर हिंदूज, योर व्यू। देखिए मैंने इस शो में बात नहीं की, पिछले शो में बात की थी, चूँकि ये उस हफ्ते का वाक़या था और इस पर अब मतलब कोई नया वाक़या तो है नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह टेम्पल्स को बर्बाद किया जाता है, इवन गुरुद्वारास का जो हाल है, सिखों के जो जितने भी गुरुद्वारा हैं दे आर नॉट इन गुड शेप, और आए दिन उनके साथ भी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं, उनकी बच्चियों को भी फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता रहता है। आप जो हिंदू कम्युनिटी का टेम्पल्स जो वहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, उसके अलावा जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो बुरा सलूक होता है वो नाकाबिले यकीन है, मगर वो हो रहा है। और इस पर कितना मीडिया बात करता है, भारत का मीडिया कुछ ना कुछ बात करता है, हिंदू टेम्पल के हवाले से भी कुछ ना कुछ भारत के मीडिया ने बात की, मगर इस पर जब तक भारत की सरकार स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना ले, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को झंझोड़े नहीं, तो बात नहीं बनेगी। मेरा यही भारतीय सरकार से कहना है कि ये जो ऑन गोइंग इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस, हिंदू और सिख के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, इस पे तो भारत को भरपूर तरीके से इंटरनेशनल लेवल्स पर इस इशू को हर रोज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े जुल्म हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। तब तक भारत की सरकार की तरफ से बोल्ड तरीके से चैलेंज नहीं किया जाएगा, आवाज़ नहीं उठेगी। ये मेरा भारतीय सरकार से ज़रूर विनती है, ज़रूर उनसे कहना है। बहरहाल और हम क्वेश्चन लेते हैं एक दो और फिर आज के शो को वाइंड अप करते हैं। What is your opinion on anti-vax movement, that is anti-science? Do you believe that religion play a divide and rule theories? Yeah, unfortunately परवीन जी, ये तो है। अब ये बहुत सारे धर्मों में है ये मसला। ये आपको कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप भी कह रहे हैं, मुस्लिम ग्रुप्स भी कह रहे हैं, तो ये इश्यूज़ हैं। और अनफॉर्चुनेटली रिलीजन्स की जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो डिवाइड एंड रूल को तो प्ले कर ही रहे हैं। ये रियलिटी है, यही आपके जो है क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट।
हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। हम देखते हैं कि उसमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चन है उसको हम एड्रेस करें। और मैं एक बार फिर जाते जाते आपको याद दिलाता हूं कि आप हमें डोनेट करें ताकि हम आपकी मदद से अपने इस नेरेटिव परिवार को आगे लेकर चलते रहें। हमारे टैग टीवी info की वेबसाइट पे जाएं, tagtvsouthAsia.com की वेबसाइट पे जाएं। दोनों पर डोनेट का बटन लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो YouTube का हमारा चैनल है उस पर भी डोनेट का आइकन है, उसको भी दबाइए। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, पेपॉल के ज़रिए आप हमें 24/7 अराउंड द ईयर डोनेट कर सकते हैं। 2020 में भी जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था, कुछ आखिरी महीनों में आप हमें मुसलसल अपना तावन दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 में भी इसी तरह आपका साथ हमारे साथ रहेगा और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज का सुपर चैट ताहिर गोरा के साथ टैग टीवी पर देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.